हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बट इस केस में हम क्या करेंगे कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था। यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना सीखेंगे, बिकॉज अब जो राइट साइड वाला जो फंक्शन होगा क्यू की वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या था, जीरो था, इसीलिए हम लोग खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के रख देते थे और वही हमारा सोल्यूशन हो जाता था। जेड की वैल्यू इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट केस। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्यू जब राइट साइड में फंक्शन जीरो न हो, उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई निकालने की जरूरत पड़ेगी। और पीआई निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्यू किस फॉर्मेट में दिया गया है, जो आपका राइट साइड का फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो बेसिकली पर्टिकुलर इस लेक्चर में मैंने पहली केस डिस्कस ये करनी है कि अगर जो q की वैल्यू है दैट इज e टू द पावर ax प्लस bx का फॉर्म हो जाए, मींस सपोज दैट e टू द पावर 2x प्लस 3y, e टू द पावर x माइनस by, एनीथिंग। तो e टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ax प्लस bx के फॉर्मेट में पावर में अगर दिया गया हो q की वैल्यू यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो pi हम कैसे निकालेंगे। और दूसरी केसेस में ये भी हम देखेंगे कि अगर राइट साइड में e टू द पावर ax प्लस bx के बजाय cos ax प्लस bx और sin ax प्लस bx हो जाए तो हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली पर्टिकुलर दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर ax प्लस bx। तो पहले यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लीजिए, ये आपको अंडरस्टूड होगा प्रीवियस वीडियो में। d मतलब डेल ऑफ डेल x, d डैश मतलब डेल ऑफ डेल y। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने का तरीका क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया होगा हमारा उसको हम फंक्शन ऑफ डी डैश के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो राइट साइड यानी क्यू की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखा जाएगा e टू द पावर ax प्लस by। अगर इस फॉर्मेट का क्यू है तो पीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू न्यूमरेटर में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाती है और डिनोमिनेटर में जहां d आएगा यानी डेरिवेटिव ऑफ x आएगा उसके प्लेस पर a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x रखेंगे, a की वैल्यू d के प्लेस पर। सिमिलरली d डैश के प्लेस पर we will use the coefficient of y यानी b की वैल्यू यूज करेंगे। तो d डैश इक्वल्स टू b मींस d की वैल्यू a रखेंगे, d डैश की वैल्यू b रखेंगे और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। बट कंडीशन इज दैट, याद रखना है कि वैल्यू रखने के बाद d के प्लेस पर a और d डैश के प्लेस पर b रखने के बाद वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर जीरो आ गया तो जब जीरो नहीं आया तो डायरेक्ट d की वैल्यू a और d डैश की वैल्यू b रखेंगे। बट जीरो आया तो क्या करेंगे, जीरो आया तो उस केस में फिर से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करते हैं। प्लीज कीप इन योर माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब डिनोमिनेटर में d के प्लेस पर a रखने पर, d डैश के प्लेस पर b रखने पर अगर जीरो आ जाता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो की केस है, बट अगर जीरो आ जाता है तो क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करते हैं। लुक एट हियर, द x विल बी मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। d याद रखना, नॉट d डैश, d के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे f डैश d डैश लिखा हुआ। उसके बाद फिर से d के प्लेस जहां जहां d रहेगा डिफरेंशिएट करने के बाद वहां पर a रखेंगे और जहां d डैश रहेगा वहां b रखेंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगेन मान लीजिए ऐसी केस आती है कि डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर हम वैल्यू d के प्लेस पर a और d डैश के प्लेस पर b रखते हैं फिर भी जीरो आ जाता है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी अगेन x का मल्टीप्लाई एक न्यूमरेटर में करेंगे और फिर से इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें हमारा वैल्यूएबल इनपुट, जो रिक्वायर्ड इनपुट है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, आउटपुट न मिल जाए, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। और आप देखेंगे 2 से 3 स्टेप में कहीं ना कहीं मिल जाता है। ऐसा नहीं कि लगातार जीरो ही आता रहेगा, नॉन जीरो आएगा, वैल्यू रख के वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये तो हुआ उस केस में व्हेन इन राइट हैंड साइड देयर विल बी अ फॉर्मेट ऑफ e टू द पावर x प्लस by। सॉरी, आई एम राइटिंग हियर रॉन्ग, दिस इज y not x, please, this is y, ax plus by, please keep in your mind. Okay, second case is that in right hand side means the value of q is in the form of sin ax plus b or cos ax plus b। या तो sin का फंक्शन हो सकता है या cos का फंक्शन हो सकता है, ax plus b के फॉर्मेट में, ax plus b के फॉर्मेट में ऐसा आ सकता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, जब ax plus b के फॉर्मेट में आएगा
या ax प्लस बी वाई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खाली b हो। मैंने यहाँ पे जनरल केस लिया ax प्लस बी, तो आप ax प्लस बी वाई भी हो सकता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ax प्लस बी हो या ax cos b ax प्लस बी हो, उस केस में हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल अगेन प्लीज आई एम करेक्टिंग हियर, दिस इज by, सो प्लीज नोट दैट दिस इज by, एंड यहाँ पर भी y आ जाएगा और यहाँ पर भी y आ जाएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर केवल b है तो भी हम उसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली जो आपको क्वेश्चन आएंगे एज पर AKT पैटर्न, दैट इज sin ax प्लस by के फॉर्मेट में आता है या फिर cos ax प्लस by के फॉर्मेट में आता है। अब आपको क्या यूज करना है, फिर से यहाँ पर sin इट विल बी by। ओके, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पर होता है कि आपको क्या करना है, जब sin ax प्लस by या cos ax प्लस by के फॉर्मेट के अगर आपके पास क्वेश्चंस मिलते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, माइनस अलग ए स्क्वायर अलग। बहुत सारे स्टूडेंट माइनस ए का होल स्क्वायर समझते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। डी स्क्वायर को माइनस अलग इंटू ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली जहां डी डैश स्क्वायर होगा वहां पे माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और जहां पे डी डैश दोनों का मल्टीप्लाई होगा वहां माइनस ए बी से रिप्लेस करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, माइनस अलग से मल्टीप्लाई होता है, ए की वैल्यू जो होगी वो रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद माइनस साइन अलग से लगाएंगे। तो आपका जो फंक्शन है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो इस तरीके से मिल जाएगा, डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर, डी इंटू डी की जगह पे माइनस ए बी, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। कब, जब sin ax प्लस by cos ax प्लस by का फॉर्मेट दिया। बट ये भी ध्यान रखिएगा, कीप इन योर माइंड, कि ये जो डिनोमिनेटर है वैल्यू रखने के बाद जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो फिर से सेम रूल, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ पर न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में d के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और अगेन यही वैल्यू सेम टू सेम रिपीट करेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हम करते जाएंगे। ओके, तो जब डिनोमिनेटर जीरो आ जाए वैल्यू रखने के बाद, तो x का मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये दो केसेस हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए, आगे और भी अलग अलग टाइप के जो q की वैल्यू है उन पे अलग अलग टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने को मिलेगा, बट अभी हम पहले टाइप के क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ द टाइप जिसमें कि q की वैल्यू e टू द पावर ax प्लस by का फॉर्मेट दिया हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक और नोटेशन ध्यान रखिएगा कि जहां पे 1/d आएगा, दैट इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। जो भी फंक्शन का 1/d लगा है, इसका मतलब कि उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर 1/d डैश लगा है, तो इसका मतलब फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और सिंपली d है तो d का मतलब आपको पता ही है कि डेल ऑफ डेल x निकालना है, और d डैश है तो डेल ऑफ डेल y निकालना है। ओके, तो एक क्वेश्चन कंसीडर किया गया यहाँ पर, 4 del 2z upon del x2 minus 4 del 2z upon del x del y plus del 2z upon del y2 is equals to e to the power x plus 2y। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पहली केस कंसीडर की गई है। अब राइट साइड में जो वैल्यू है दैट इज q नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए हमें pi भी निकालना पड़ेगा। अगर ये 0 होता तो खाली cf निकाल देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो प्रोसीजर इससे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, जैसे कि आप cf के लिए करते। cf मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप करते थे। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाइड फॉर्मेट में लिख देंगे। डेल ऑफ डेल एक्स का मतलब d हो गया, 2 टाइम है तो d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू समथिंग e टू द पावर x प्लस 2y जो दिया है। ओके, अब d को m से रिप्लेस करेंगे, d डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे, ऐसा आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, बिकॉज ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो जहां जहां d होगा वहां पे m रखेंगे, और जहां जहां d डैश होगा वहां पे 1 रखेंगे, तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 2m माइनस 1, तो ये बन गया। अब यहां से देखेंगे दो फैक्टर मिलेंगे, यहां से m की वैल्यू 1/2 जो कि रिपीटेड रूट्स हो रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो जब रिपीटेड रूट आता था तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1y प्लस mx, तो m की वैल्यू 1/2 है तो 1/2x प्लस रिपीटेड है इसलिए x का मल्टीप्लाई f2y प्लस 1/2x हो जाता है। अब हमारे पास अगर राइट साइड में 0 होता तो यही हमारा z इक्वल्स टू सॉल्यूशन हो जाता, बट राइट साइड में 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बिल्कुल बताया गया कि जो ये फंक्शन है इसको 1/fd लिख लेंगे, जैसे यहाँ बताया गया था fd d डैश, इस फॉर्मेट में लिख लिया यहाँ पर।
इनटू जो राइट साइड में q की वैल्यू दी गई है e⁻x+2y, वो ये लगा लिया, बिल्कुल पहले वाली केस। अब इसमें ये बताया गया था पहली केस में कि जहां d है वहां पर a की वैल्यू रखेंगे, जहां d है वहां b की वैल्यू रखेंगे। जब सिंपल वाली केस में e⁻x+2y की केस में a की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y 2 है, तो b की वैल्यू 2 होगी। जहां d है और जहां d है, d के प्लेस पर 1 और d के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो ऐसा रखने के डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, पहले उसको हम लोग रफ वर्क में चेक कर लेते हैं कि इधर वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तब तो हम वैल्यू रख देंगे, बट 0 आ रहा है तो आप इसको वैल्यू नहीं रखेंगे। फिर से वही रूल कि आप न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू रखने पे 0 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। वापस 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, वैल्यू नहीं रखना है, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई और इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए देखते हैं, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 2 8d माइनस d का 1 हो जाएगा, 4d डैश बचेगा और d के रेस्पेक्ट में d डैश एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो इसका 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा 8d माइनस 4d का 1 4d डैश बचा, आप देख सकते हैं। अब फिर से ये वैल्यू आ गई, वापस a की वैल्यू d के प्लेस पर और b की वैल्यू d डैश के प्लेस पर रख देंगे। तो a की वैल्यू 1 रखा और b की वैल्यू 2 रखा। फिर भी 1 और 2 रखने के बाद इसकी वैल्यू जो आ रही है अगेन 0 हो जा रही है, आप देख सकते हैं। d की वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 1 जा 8 जो यहाँ दिखाया गया है, माइनस 4 d डैश की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, दैट विल बी 0। फिर से 0 आ रही है तो अभी वैल्यू फिर नहीं रखेंगे। अब अगेन एक और x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो पहले से x था ही, एक और x आ गया, दैट विल बी x स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फिर से d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 8, d का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में 1 तो 8 1 जा 8 और ये पूरा टर्म d के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा इसलिए 0, तो x स्क्वायर अपॉन 8 इंटू e⁻x+2y। अब यहाँ पे क्या हुआ, pi की वैल्यू कि सीधे सीधे x स्क्वायर अपॉन 8 e⁻x+2y आ गई। क्यों? क्योंकि अब कोई d या d डैश बचा ही नहीं जिसमें हम वापस a और b रख सकें। जब कोई वैल्यू नहीं बची तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 e⁻x+2y। अब स्टूडेंट्स हमें पता था कि जब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़े और CF भी निकालना पड़े तो टोटल जो सोल्यूशन होता है दैट इज इक्वल टू CF प्लस PI, बिकॉज राइट साइड में 0 नहीं है, सेकंड केस दिया गया तो CF प्लस PI दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो CF इज दैट f1y प्लस x/2 प्लस x f2y प्लस x/2 प्लस PI निकला x स्क्वायर बाई 8 e⁻x+2y। तो ये जो दिया गया क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में 0 नहीं है तो PI भी निकालना पड़ेगा। PI कैसे निकलेगा आपको बता दिया। यहाँ पर आपने देखा कि वैल्यू रखने पे 0 डिनोमिनेटर हो रहा था इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट भी किया, देन उसके बाद हमने इसको यूज किया। अब इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आप प्लीज इसको होम असाइनमेंट के तौर पे जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर दूसरी केस लेंगे जिसमें कि PI निकालनी पड़े आपको जब sin ax प्लस by और cos ax प्लस by q की वैल्यू दी गई हो तो। थैंक यू सो मच।